गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी में कविता कन्यादान को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस कविता के कवि का परिचय पढ़ेंगे। इस कविता के कवि का नाम ऋतुराज है। इनका जन्म 1940 ईस्वी में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। आजकल वे सेवानिवृत्त होकर जयपुर में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? जयपुर में निवास करते हैं। इनकी भाषा परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी भाषा है। इन्होंने अपनी रचनाओं में परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं पुल पर पानी, लीला मुखारविंद, एक मरण धर्मा और अन्य। तो इस तरह से हमने कविता कन्यादान के कवि का कवि परिचय पढ़ा। अब हम इस कविता के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी जानें। कविता कन्यादान में बताया गया है कि कन्यादान करते समय कन्या की मां का दुख बहुत सच्चा और वास्तविक है। आखिर उसकी कन्या उसकी अंतिम पूंजी थी। उसकी कन्या अभी पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी। उसे संसार के कुछ सुखों का तो आभास था, किंतु आने वाले दुखों का ज्ञान नहीं था। अर्थात उनसे वह अनभिज्ञ थी। वह जीवन की कुछ मधुर कल्पनाओं में जी रही थी। मां ने उसे विदा करते समय समझाया कि वह जीवन के बाहरी सौंदर्य और वस्त्र आभूषणों पर न रीझे। ये सब भ्रम है, ये भ्रमित करते हैं। वह जीवन की भयानक वास्तविकताओं को समझे, कष्टों को जाने और लड़की होकर भी लड़की जैसी भोली ना बने, अपना शोषण ना होने दे। आइए कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। उसका मतलब यहां पर लड़की से है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों में ऋतुराज ने बताया है कि कन्यादान करते समय लड़की की मां का दुख बहुत ही वास्तविक था। वह सचमुच बहुत दुखी थी, क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। उसी से वह दुख सुख बांट सकती थी। इन पंक्तियों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। सबसे पहला बिंदु है मां के दुख की प्रामाणिकता। तो कविता की पंक्तियों में बताया गया है कितना प्रामाणिक था उसका दुख। यहां पर प्रामाणिक का मतलब है वास्तविक या फिर सच्चा। अर्थात जब मां अपनी पुत्री का विवाह कर रही थी, उसका कन्यादान कर रही थी, तो उसका जो दुख जो था बहुत ही वास्तविक था, क्योंकि वह अपनी लड़की का कन्यादान कर रही थी और ऐसे कर रही थी जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी से मतलब क्या है? मां की अंतिम पूंजी। यहां पर एक प्रश्न बन जाएगा कि मां ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों माना है? क्योंकि मां के पास में उस बेटी के अतिरिक्त और कोई धन संपत्ति नहीं थी। उसने अपने पूरे जीवन में उसी लड़की को पाल पोस करके बड़ा किया है। अर्थात वही उसकी अंतिम पूंजी थी। वह
अपनी बेटी से अपने सुख दुख की बातें कर लेती थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी बताया है। आगे वाली पंक्तियों में अभी हमने पढ़ा था, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। तो यहां पर हम देख सकते हैं बेटी का स्वभाव स्वभाव कैसा था। वह सयानी का मतलब बहुत ज्यादा समझदार नहीं थी, वह स्वभाव से कैसी थी, भोली थी, सरल थी, अर्थात उसके अंतर्गत कोई छल कपट चालाकी नहीं थी। इसलिए मां ने अपनी बेटी को भोली और सरल बताया है। कविता की आगे वाली पंक्तियों में बताया गया है कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। इसका अर्थ यह है कि कवि ने उस बेटी को, यानी जो उसकी माँ जो अपनी बेटी की यहाँ पर चर्चा कर रही है, कवि ने बताया है कि उसके अंदर अभी पूरी तरह से परिपक्वता नहीं थी, यानी वह बेटी अभी अपरिपक्व थी। उसे सुख का आभास होता था, वह सुख समझती तो थी, लेकिन अभी उसे दुख बांचना नहीं आता था, क्योंकि वह अभी अपनी माँ के पास रह रही थी, तो उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा था। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि उसे दुख बांचना नहीं आता था। आगे वाली पंक्तियां हैं, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, अर्थात वह दुख को बहुत ही कम महसूस कर पाती थी। धुंधला प्रकाश बताया गया है कि वह दुख महसूस नहीं कर पाती थी, क्योंकि सारे दुख दर्द उसकी मां झेल लेती थी। यहाँ पर बताया गया है कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर तुक और लयबद्ध जो बताया गया है उसका अर्थ यह है लय में बंधी हुई, अर्थात जो हमारे समाज में रीति रिवाज हैं उनसे वह पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। वह रीति रिवाज जो विवाह होने के बाद लड़की अपने ससुराल में जाकर जिनसे पूरी तरह से घिर जाती है या फिर उन रीति रिवाजों में अपने आप को बांध देती है, उन रीति रिवाजों की यहाँ पर कवि ने चर्चा की है। तो इस तरह से आज हमने कन्यादान कविता का प्रथम पद पढ़ा। आगे वाले वीडियो में हम दूसरे वाले पद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।